ये जो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, ये कोई मामूली शख्स नहीं है। ये दोनों पति पत्नी हैं और जो पत्नी अपने पति के बगल में खड़ी है और उसका मासूम सा चेहरा है, इसको देखकर कोई भी गुमराह हो सकता है। और जब दोनों पति पत्नी के बारे में आप जानेंगे तो मानो आप हरदंग हो जाएंगे और सोचने में मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई इतना सीधा दिखने वाला व्यक्ति ऐसा भी कुछ कर सकता है। जो पति उस पत्नी के बगल में खड़ा है वह MBBS यानी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। इसी दरमियान वह अपनी पत्नी से कहता है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तभी वह खूबसूरत पत्नी एक ऐसा जाल बुनती है जिसमें एक व्यक्ति जिसकी उम्र 72 साल, जो कि पूर्व प्रिंसिपल रिटायर थे, और तभी वह पत्नी बुलाती है उस 72 साल के शख्स को अपने घर और उसके साथ संबंध बनाती है। और जो उसका पति था वह वीडियो छुपकर बना रहा था। इसी दरमियान ऐसा कुछ होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप इस कहानी के बारे में जानेंगे तो आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई पति अपनी पत्नी को दूसरे पराये मर्द के साथ संबंध बनाने की क्या इजाज़त दे सकता है? आखिर क्यों? आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती है उत्तराखंड का एक ज़िला है देहरादून, और उसी के अंतर्गत एक थाना है पटेल नगर, और उसी से सटा हुआ एक इलाका है जिसका नाम है पीठावाला चंद्रबनी। यहीं की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम निधि राठौर, उम्र तकरीबन 24 साल, और वो तारीख थी 7 फरवरी 2025। और वह लड़की अपने पिता की तलाश 4 से 5 दिन पहले से कर रही थी, और तभी वह थक हार कर जो वहाँ का पास का थाना था जिसका नाम था पटेल नगर, वहाँ जाती है। और जो वहाँ के अधिकारी बैठे थे उनसे कहती है, सर मेरे पिता जिनका नाम श्यामलाल है, जो कि पूर्व में पहले वह प्रिंसिपल थे, अब वह रिटायर हो गए हैं, ज़्यादातर घर पे रहते थे। और 2 फरवरी की सुबह वह मुझसे कहते हैं कि मैं मार्केट जा रहा हूँ किसी काम से, और फिर वह दोबारा लौट कर नहीं आते हैं। इसके बाद मैं 2-3 दिन तक अपने स्तर से प्रयास करती हूँ, यहाँ तक कि जो सारे नाते रिश्तेदार हैं उनको कॉल करके पूछती हूँ, मगर उनका कोई पता ठिकाना नहीं लगा। और मैं एक दिन पहले चौकी गई थी और वहाँ मैंने अपील की थी कि मेरे पिताजी गायब हैं, तो वहाँ से मुझे कोई ख़ास सहायता नहीं मिली है, और आप मेरे पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करिए और उन्हें ढूंढने का प्रयास करिए। अब जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे वह उस बेटी के आधार पर उनके पिता के फ़ोटो लेते हैं, अब उधर जांच पड़ताल करते हैं। पहले तो उस बेटी से पूछते हैं, ऐसा तो नहीं तुम्हारे पिता की किसी से कोई दुश्मनी है या कोई रंजिश है, और वो कोई लापता हुए हैं, ऐसा तो नहीं कोई उनका अफेयर वगैरह चल रहा हो? तो बेटी इन सब चीज़ों से मना करती है और कहती है, मेरे पिता बहुत ही शांत स्वभाव के थे, और अगर वह कहीं जाते थे शाम तक घर लौट आते थे। अब पुलिस वाले 1 से 2 टीमें गठित करते हैं और उस श्यामलाल को ढूंढने का हर जगह प्रयास करते हैं, और जो पास में लगे हुए सारे CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं। और 2 फरवरी 2025 जिस समय बेटी ने बताया था कि उसके पिता घर से निकले हैं, उस समय CCTV फुटेज चेक की जाती है, तो पता चलता है वह अपनी बाइक लेके निकले हैं रास्ते की ओर, और वहाँ पर एक जगह उनकी फुटेज और मिलती है, जो कि वहाँ का किशन नगर चौक के पास उनकी गाड़ी चौराहे पर दिखती है। और उससे ही थोड़ा दूर किशन नगर एक्सटेंशन के पास ही एक घर में वह शख्स जाता नज़र आ रहा था। अब वह जैसे ही पुलिस वाले उस घर में पहुंचते हैं तो पता चलता है यह घर रेंट पे है, और जो इसमें पति पत्नी रहते हैं, जो पत्नी का नाम गीता है और जो पति है वह हिमांशु है। अब पुलिस वाले उस घर में देखते हैं ताला बंद है। अब तुरंत ही आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं कि यह महिला कौन है और कहाँ के रहने वाली हैं, और ये जो शख्स है जो गायब है क्या यह आया था? तभी वहाँ के आसपास के लोग कहते हैं, जो यह शख्स है यह अक्सर इस महिला से मिलने आया करता था, और 2-2 3-3 घंटे बातचीत करके या फिर चला जाता था। अब पुलिस वाले उस गीता की जो कॉल डिटेल चेक करते हैं तो उसमें पता लगता है कि उस दिन भी 2 फरवरी को उस महिला ने उस किशन लाल को 2 से 3 बार फ़ोन किया था, और उसके सारी कॉल डिटेल निकलवाई जाती हैं। एक नंबर और उसमें सामने आता है जो कि उत्तर प्रदेश का जो कि रहने वाला अजय था उसका था, और वह नई बस्ती सहारनपुर
का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश का। अब पुलिस वाले तुरंत सहारनपुर पहुंचते हैं और वहां पर अजय नाम का लड़का था, उसको हिरासत में लेते हैं। उसे पूछते हैं कि तुम्हारा गीता नाम महिला से क्या संबंध है। तो भी वह शख्स कहता है कि वह मेरी बहन है और जो मेरे वहाँ जीजा हैं उन्होंने 4 तारीख को मुझे फ़ोन किया था और बुलाया था कि यहाँ आ जाओ। पुलिस वाले कहते हैं तुम फिर वहाँ करने क्या गए थे। जब पुलिस वाले कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वह टूट जाता है, कहता है कि मेरे जो जीजा हैं और दीदी हैं उन्होंने एक कत्ल किया था और उसी की लाश को ठिकाने लगाना था जिसके लिए हम लोग गए थे। अब पुलिस वाले गीता और हिमांशु की जब कॉल डिटेल खंगालते हैं, उसकी सर्विलांस लोकेशन देखते हैं, पता चलता है इस समय जो उनकी लोकेशन है वह पंजाब के अमृतसर में है। और पुलिस की कुछ टीमें पहुंचते हैं अमृतसर में और वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे कड़ाई से पूछताछ होती है तो गीता एक ऐसा सच बताती है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला है। गीता कहती है जो कि उनकी मुलाकात जो कि हिमांशु जो कि उसका पति है आज से लगभग 5 साल पहले हुई थी और तभी दोनों में प्यार होता है। प्यार होने के बाद ही अब वह हिमांशु से शादी कर लेती है और हिमांशु जो कि पढ़ाई कर रहा था मेडिकल लाइन की, और तभी कुछ साल पहले ही वह MBBS की पढ़ाई कर रहा था यानी डॉक्टर बनने की, और उत्तराखंड में ही रहकर। अब इसी दरमियान वह अपना कॉलेज बीच बीच में ड्रॉप कर देता था, छोड़ देता था, इसीलिए उसको फीस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। और तभी एक दिन वह अपनी पत्नी गीता से कहता है कि मेरी पढ़ाई ऐसा लगता है पूरी नहीं हो पाएगी। तो पत्नी पूछती है ऐसा क्या हुआ, तो वह कहता है कि वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा है और मेरे पास बजट नहीं है और मुझे लगता है कि अब मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊँगा। तभी गीता अपने पति को कहती है मैं एक तरीके से तुम्हारी फ़ीस पूरी कर सकती हूँ, कहो तो मैं तुमको बताऊँ। हिमांशु कहता है बताओ। तभी गीता कहती है आज से लगभग कुछ साल पहले जो कि मेरा एक प्रेमी था और जो कि उस समय प्रिंसिपल के पद पर तैनात था, और जब वह मुझसे मिलने आता था मुझे कई सारे गिफ्ट देता था महंगे महंगे, और जितने ज़रूरत पड़ते थे उतने पैसे देता था, जिसके कारण मेरी ज़िंदगी अच्छी ठीक ठाक चल रही थी। अब शादी के बाद उससे मेरा कोई संपर्क नहीं है। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए मैं उससे संपर्क करूंगी और जितने पैसे चाहिए होंगे वह उससे ऐंठ लूँगी। तभी दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि मैं एक दिन अपने घर उसको बुलाऊंगी और वहाँ पर मैं उसके साथ संबंध बनाऊंगी, तुम उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, जिसके बदले में मैं उससे जितने मर्जी उतने पैसे ले सकती हूँ क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तभी हिमांशु अपनी पत्नी की बातों पर आता है और 2 फरवरी 2025 सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे। गीता अपने प्रेमी यानी जो 72 साल का प्रेमी था श्यामलाल, उसको फ़ोन करती है और कहती है आप मेरे घर आ जाइए, जो मेरे पति हैं वह बाहर गए हैं और बहुत मन कर रहा है, हम लोग आज साथ रहना चाहते हैं। अब श्यामलाल जैसे ही आवाज़ सुनते हैं फ़ौरन अपनी बाइक निकालते हैं और बेटी से कहते हैं कि मैं कुछ काम से जा रहा हूं और 1 से 2 घंटे में आ जाऊंगा। अब श्यामलाल गीता के पास जाते हैं और पहुंचते हैं घर पर तो गीता उसका स्वागत करती है और उसके लिए चाय नाश्ता बनाती। चाय नाश्ता बनाने के बाद अब दोनों बिस्तर पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद धीरे धीरे लेट जाते हैं और फिर इसी दरमियान जो उसका पति हिमांशु था वो पर्दे के पीछे छुपा था, वह वीडियो कैद कर रहा था। इसी दरमियान वहाँ से थोड़ी आवाज़ आती है जो श्यामलाल को शक होता है कि ऐसा लगता है कि कोई तीसरा व्यक्ति भी उस घर में है। फ़ौरन ही वह उठते हैं, देखते हैं कि नीचे पर्दे के पीछे जूते दिख रहे हैं। फ़ौरन वह आवाज़ लगाते हिमांशु बाहर आता है और तभी दोनों में विवाद होता है। गीता समझ जाती है कि अगर इस सोहनलाल को इसने छोड़ दिया तो वह जाकर सबको बता देगा कि उसकी ब्लैकमेलिंग की जा रही है और यहाँ तक कि अब पैसे भी उसको नहीं मिल पाएंगे। तभी गीता कहती है कि तुम्हारा वीडियो बन गया है, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। तभी सोहनलाल और उस हिमांशु के बीच हाथापाई होती है और तभी अचानक जो गीता थी वह सोहनलाल का गर्दन पीछे से पकड़ लेती, तब तक दबाए रखती है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। मौत हो जाने के बाद ही अब दोनों चिंतित थे, परेशान थे कि आखिर इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। जो हिमांशु था वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, तभी अपनी पत्नी से कहता है 1 दिन तक इस लाश को ऐसे ही रहने दो, उसके बाद जब इसका खून सूख जाएगा तो इसकी लाश को
काट कर हम लोग बोरी में भर कर कहीं नदी नाले में फेंक देंगे। इसके लिए 1 से 2 आदमियों की ज़रूरत और पड़ेगी जिसके पास कार होनी चाहिए। तभी गीता कहती है जो मेरा भाई है अजय, जो कि ड्राइवरी का काम करता है, मैं उसको इस केस में इन्वॉल्व करूँगी, वह मेरी सहायता करेगा। तभी गीता अपने भाई से को फ़ोन मिलाती, कहती है भाई मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैंने एक शख्स का कत्ल कर दिया है। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं जेल चली जाऊंगी। अब अजय अपनी बहन की बातों पर आता है। वह फ़ौरन सहारनपुर से निकलता है देहरादून में जहाँ गीता रहती थी वहाँ घर पहुँचता है और फिर पति पत्नी मिलकर उस डेड बॉडी को काटते हैं। काटने के बाद बोरी में भरते हैं और कार में भरने के बाद देवबंद, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ लाकर उसका भाई और पति पत्नी उस डेड बॉडी को नहर में डाल देते हैं। नहर में डालने के बाद जो उसका भाई था वह चला आता है सहारनपुर अपने घर, और जो गीता थी और हिमांशु था वो अपने घर जाते हैं और वहाँ से कपड़े चेंज करते हैं, ताला लगाते हैं और वह दूसरे राज्य में जाने लगते हैं कि ऐसा लगे कि वह दोनों बाहर हैं और वो पकड़े ना जाएं। और अब जब पुलिस ने इन तीनों की कहानी सुनी तो वह भी हैरान और परेशान हो गए कि एक शख्स जो कि अपनी पत्नी के उसमें बहकावे में आता है और जो उसकी पैसे की ज़रूरत थी तो उसने एक ऐसा गुनाह रचा जिसके बाद अब तीनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आजीवन जेल में रहेंगे क्योंकि अवैध संबंध के कारण एक 72 साल शख्स की जान चली गई। और वो जो बेटी थी जिसके पिता का साया चला गया, अब वह भी बहुत परेशान थे कि आखिर उसके पिता ने एक अपनी उम्र से छोटी महिला से इश्क किया जिसकी सज़ा उसको मौत मिली। आपका कहानी के माध्यम से कुछ भी सुझाव तो दे सकते हैं। हम मिलते हैं नई कहानी नई सुरात के साथ। जय हिंद, जय भारत।